म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना भी काफी आसान है, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड सच में सेफ है? क्योंकि जिस तरीके की न्यूज अभी हम देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं डर तो बैठ जाता है। वहीं अगर बात की जाए इस तरीके के केसेस की और फ्रॉड की, तो ये इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी सेबी कई सारे केसेस को पकड़ चुकी है और उन पर फाइन भी लगा चुकी है। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको वो पुराने पास्ट केसेस बताने वाली हूँ जो कि फ्रॉड के केस में पकड़े गए थे और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया था। अब साथ में ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आप अवेयर हो गए और आपको पता चलेगा कि कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले कौन कौन सी चीजें हैं जिसका आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं यहाँ पर आपको जितनी भी चीजें बताने वाली हूँ ना, ये 4 स्टेप में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये क्या फ्रॉड था, उसके बाद इस पर सेबी ने क्या एक्शन लिया, अब उस टाइम पर जो इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा कहाँ गया, और साथ में अगर अब आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आपको क्या एक्शन लेना है, साथ में कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर इंडिया की बात की जाए ना तो रिसेंटली काफी लोग अवेयर हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और काफी लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है। अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 2024 में AUM भी इंडिया का पाकिस्तान की GDP से डबल हो गया है, जो कि 58 लाख करोड़ के अराउंड है। अगर इसे 2014 या फिर 16 से कंपेयर किया जाए तो आज के टाइम पर ये 6 टाइम्स हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक शॉकिंग चीज बताना चाहूंगी, इंडिया में सिर्फ 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोसीड करते हैं, यानी कि सिर्फ 4 करोड़ एक्टिव पैन कार्ड्स ऐसे हैं जिनके पैन कार्ड से इन्वेस्टमेंट की जा रही है। अब ये जितना भी AUM ना, ये सिर्फ 4 करोड़ लोगों का है। वहीं अगर बात की जाए अवेयरनेस की तो लोग अब धीरे धीरे कर अवेयर हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर बात की जाए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इतना बड़ा बूम कैसे है और कैसे लोग इतने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो कोविड के टाइम पर जब लोगों ने इमरजेंसी में देखा कि उनके पास पैसे ही नहीं थे, इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं थे, उसके बाद से लोगों को समझ आया कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इमरजेंसी टाइम में या फिर जब नीड होती है तो यही पैसा आपको काम आता है। ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपको काम आती है, ना ही आपको जो बोला जाता है ना, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, उसमें से आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। तो अब लोगों में अवेयरनेस फैल रही है कि उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ में अगर बात की जाए आज के टाइम पर तो लोगों को सोशल मीडिया से काफी अच्छी लर्निंग्स मिल रहे हैं। काफी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बेसिकली लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, और इसी के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो यहाँ पर जो वुमेन्स हैं वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर कंपेयर किया जाए मेन से, क्योंकि मेन हमेशा ना ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं और ट्रेडिंग ही करते हैं। वहीं अगर वुमेन्स की बात की जाए तो वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये एक मेजर रीजन है म्यूचुअल फंड में बूम आने का। इसके साथ साथ ना एक और रीजन है, पहले के टाइम पर म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो लोगों के पास नई नई टेक्नोलॉजीज है जिससे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है और ये सारा प्रोसेस लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान हो गया है। पहले के टाइम पर ब्रोकर्स काफी ज्यादा फीस लेते थे, लेकिन आज के टाइम पर फीस भी बहुत मिनिमल हो गई है। वहीं अगर डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल ना के बराबर ही फीस चार्ज करते हैं। जैसे कि ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, वहां पर अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो वहां पर आपको मिनिमल चार्जेस पे करने पड़ते हैं और किसी किसी डिस्काउंट ब्रोकर्स पर तो एनुअल चार्जेस भी नहीं होते। इसीलिए लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स में प्रोसीड कर रहे हैं। अब आते हैं फ्रॉड्स के ऊपर। अगर स्टॉक मार्केट की या फिर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए ना तो यहाँ पर बेसिकली 2 तरीके से ही फ्रॉड हो सकता है। सबसे पहला होता है फ्रंट रनिंग और उसके बाद होता है लैक ऑफ लिक्विडिटी। लैक ऑफ लिक्विडिटी को स्कैम तो नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ कंपनी का भी फॉल्ट नहीं होता है, बट कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो बेसिकली इंटेंशनली लो लिक्विडिटी पर आ जाती हैं और लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। अब अगर फ्रंट रनिंग की बात की जाए तो मैंने रिसेंटली कॉन्च म्यूचुअल फंड पर जो सेबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर वीडियो बनाया और उसमें मैंने आपको फ्रंट रनिंग के बारे में बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब अगर बात की जाए, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि फ्रंट रनिंग बेसिकली होता क्या है। अब फ्रंट रनिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो स्टॉक्स को पंप अप करते हैं और खुद ही अपना जो पैसा है वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कैसे। मान लीजिए एक फंड मैनेजर है, उसे अपना डायरेक्टली पैसा किसी फंड में या फिर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर फंड को मैनेज कर रहे हैं और लोगों का पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर सेबी की बात की जाए तो उनके अकॉर्डिंग इलीगल होता है। तो बेसिकली फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, जब उन्हें पता होता है कि वो किसी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करने वाले हैं तो वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बता देते हैं और उनका पैसा पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि उनको टिप्स दे देते हैं। अब जैसे ही वो पैसा लगाते हैं उसके बाद जो फंड मैनेजर्स हैं उन स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं और उस स्टॉक का जो प्राइस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है तो उनके जितने भी फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं वो अपने स्टॉक से एग्जिट ले लेते हैं और प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट रनिंग की जाती है। अब अगर बात की जाए इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है इससे, मान लीजिए अगर आप कोई स्टॉक है जो 10 रुपीज का खरीदने वाले थे, अब 10 रुपीज का खरीदने की जगह आपको 11 रुपीज का खरीदना पड़ेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी पैसा टल चुका है। और कहीं ना कहीं जो उनके फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं ना वो हमेशा ज्यादा वॉल्यूम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि स्टॉक का प्राइस ऊपर चला ही जाता है। अगर बात की जाए स्टॉक का प्राइस ऊपर तब ही जाता है जब उस स्टॉक में एक्स्ट्रा बाइंग हो रही होती है। तो इसी वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस होता है क्योंकि जिस वैल्यू पर वो पहले खरीद सकते थे अब उस वैल्यू पर वो नहीं खरीद पाते हैं। तो इस तरीके से पूरा फ्रंट रनिंग का फ्रॉड किया जाता है। ये आज के टाइम से नहीं, बहुत पहले से किया जा रहा है और कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो सेबी के सामने भी नहीं आते। अब सबसे पहले अगर पास्ट केस की बात की जाए तो वो HDFC से रिलेटेड है। आपने सुना होगा कि HDFC एक बहुत बड़ी फर्म है एंड एक्चुअली लोग HDFC पर काफी ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन जब ऐसी ट्रस्टेड कंपनी से फ्रॉड होता है तो लोग एक्चुअली में डाउट में आ जाते हैं। HDFC में भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही फ्रॉड किया गया था और इसमें फ्रंट रनिंग का केस ही मिला था सेबी को। तो बेसिकली इस केस में जो HDFC के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट थे उनके ऊपर ये केस लगाया गया था। नीलेश कपाड़िया उनका नाम था और उनके ऊपर ये केस लगा था कि ये जितने भी फ्रंट रनिंग थी ये अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कर रहे थे। अराउंड 2010 उनको ये पता चलता है कि HDFC में 38 ट्रांजैक्शंस ऐसे हुए हैं जिसमें फ्रंट रनिंग की गई है और लोगों को नुकसान हुआ है उसकी वजह से। अब इसके बाद उनको ये पता चला कि जब वो किसी फंड में इन्वेस्ट करते थे तो इन दैट सिचुएशन वो पहले अपने फ्रेंड्स को बता देते थे कि कौन कौन से स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। उसी वक्त उनके फ्रेंड्स भी उसमें इन्वेस्ट कर देते थे और जैसे ही स्टॉक पंप अप होता था, ऊपर जाता था, वो एग्जिट ले लेते थे। अब इसके बाद जो है 12 साल बाद सेबी ने इस चीज पर एक्शन लिया और इनके ऊपर अराउंड 2 करोड़ का फाइन लगाया गया था। अगर बात की जाए कि लोगों को यानी कि इन्वेस्टर्स को इससे कितना नुकसान हुआ था वो भी अराउंड 2 करोड़ ही था, लेकिन इनके ऊपर और इनके फ्रेंड्स के ऊपर 2 करोड़ का ही फाइन लगाया गया। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट केस की बात की जाए तो वो एक्सिस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड था। अब एक्सिस भी एक बहुत बड़ी फर्म है और बहुत ही ट्रस्टेड फर्म है लोगों के लिए और इसमें ना ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करना भी पसंद करते हैं। अब आपको मैं फिर से वही बात बोलूंगी कि जब लोग ट्रस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वही कंपनीज फ्रॉड करती हैं तो लोग उसके बाद कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। अब एक्सिस म्यूचुअल फंड केस में सेबी को 2021 से लेकर 2022 तक फ्रॉड ट्रांजैक्शंस मिले थे। अगर बात की जाए तो उन्हें एक ऐसा अलर्ट मिला था जिससे ये पता चला था कि यहाँ पर फ्रंट रनिंग की जा रही है। कुछ ऐसे बेसिक अलर्ट्स मिले थे ट्रेडर्स की तरफ से। अब अगर बात की जाए कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, एक्सिस म्यूचुअल फंड के चीफ ट्रेडर और साथ में फंड मैनेजर वीरेश जोशी और उनके मेंबर्स यानी कि टीम मेंबर्स जो कि अराउंड 20 लोग थे वो सब इस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। इन्होंने अराउंड 30 करोड़ का फ्रॉड किया था और इनके ऊपर 30 करोड़ का ही फाइन लगाया गया था। अब अगर नेक्स्ट केस की बात की जाए तो वो था डच म्यूचुअल फंड केस। ये बेसिकली 2014 का केस है। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड था जो काफी तेजी के साथ ऊपर जा रहा था। अब बेसिकली डच म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जयंत छपरिया पर इन्वेस्टिगेशन की गई थी। अब आपको बता दूं कि ये फ्रॉड कर कैसे रहे थे। काफी लोग होते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली के नंबर से फ्रॉड करते हैं, लेकिन ये तो खुद ही के कॉन्टैक्ट नंबर से फ्रॉड कर रहे थे और खुद ही के कॉन्टैक्ट नंबर से अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए ट्रेड ले रहे थे। तो यहाँ पर सेबी को ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी और डायरेक्टली इनके ऊपर फाइन लगा दिया गया था। लेकिन अगर बात की जाए कि फाइन कितने का लगाया गया था तो वो अराउंड 15 लाख रुपीज था और जो ब्रोकर के साथ मिलकर ये इस तरीके का फ्रॉड कर रहे उस ब्रोकर पर भी 5 लाख का फाइन लगाया गया था। अब अगर बात की जाए सेबी के एक्शन की तो इन दिस सिचुएशन सेबी हमेशा उतना ही फाइन लगाती है जितना फ्रॉड किया गया था। अगर बात की जाए मोस्ट ऑफ द पब्लिक की तो वो हमेशा से ये चाहते हैं कि एक्चुअल में इन ट्रेडर्स को और इन फ्रॉडस्टर्स को इतना फाइन देना चाहिए ताकि उनको एक्चुअली में फील हो कि उन्होंने लोगों के साथ किस तरीके से फ्रॉड किया है। अब यहाँ पर ना स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि लैक ऑफ लिक्विडिटी की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि लोगों का पैसा फंस जाता है और कंपनीज फ्रॉड कर चली जाती हैं। तो इससे भी रिलेटेड एक मार्केट में फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड तो नहीं, बेसिकली हो सकता है कि उन्हें एक्चुअली में लैक ऑफ लिक्विडिटी हो गई थी, जो कि था फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड केस। बेसिकली कोविड के टाइम पर एक साथ लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था और इस वजह से इनके पास काफी सारा कैश क्रंच हो गया और ये लोगों को पैसे वापस नहीं दे पा रहे थे। अब इन्होंने म्यूचुअल फंड को फ्रीज भी कर दिया था और इनके ऊपर सेबी ने काफी बड़ा केस भी चलाया था। लेकिन बाद में यही पता चला था कि इनके पास ड्यू टू कोविड जब सारे लोग एक साथ पैसे मांगने आ गए तो
उस टाइम पर इनके पास लिक्विडिटी का इशू हो गया था और लोगों का जो पैसा है वो फंस गया था। हालांकि सारे इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस कर दिया गया था इन दिस सिचुएशन। और साथ में ये भी ट्राई कर रहे हैं कि सारे रेगुलेशंस को आगे बढ़ाया जाए और अपडेट किया जाए, जैसे कि 2024 में सेबी ने सारे रेगुलेशंस को चेंज किया है। अब बात की जाए आपके प्रिकॉशंस की कि आपको कौन कौन सी चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, तो सबसे पहले अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि हाई लिक्विडिटी वहां पर अवेलेबल हो, साथ में वहां का जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हाई होगा तो आपका जो पैसा है वो काफी ज्यादा लिक्विड में रहेगा और आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड, आपको हमेशा डाइवर्सिफाई कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड को चूज कर उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। साथ में अगर आप किसी भी चीज को लेकर अपडेटेड नहीं हो, आपको नहीं पता कि कौन सा बैंक कैसा काम कर रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड हाउस आपको बेटर रिटर्न्स दे सकता है, तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको ऐसे फंड हाउस को चूज करना चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज हो और साथ में जो फंड्स को आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हो ना, तो आपके साथ कोई फ्रॉड तो छोड़ो कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। अब अगर बात की जाए तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट होती हैं, हमें भी नहीं पता होता कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कब हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, बट प्रिकॉशंस तो हम ले सकते हैं, राइट। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना टू स्प्रेड द अवेयरनेस। अगर इसी से रिलेटेड आपको कोई केस पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में ये भी कमेंट कर देना कि आप कौन कौन से प्रिकॉशंस लेते हो कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।